ये हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की 1 साल की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और हम इसके अंदर स्टैटिक के साथ करंट पोर्शन मतलब मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि अगर आगे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसके आसपास में कुछ पूछता है तो आप उसका जवाब दे पाओ। तो पहले हम आयोग के द्वारा जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं जरा किस टाइप के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा है कि जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार आपने जैसे कोल हो गया, कोल को अगर आपने एक बार उसका फ्यूल बना दिया तो फिर आप उसको फिर से उसको जो दोबारा से कोल के अंदर जितनी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही अल्टीमेटली फ्यूल होती है, वो आने के लिए उसको कई हजार साल लगेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब उनको रिन्यू तो किया जा सकता है लेकिन कई हजार साल लगते हैं रिन्यू करने में। जैसे कि आप सोलर ले लो, आप तो सोलर में क्या होता है, सोलर बिन जो होती है वो तो कितना भी यूज कर लो, जब तक चल रही है उसको तो सारी यूज कर लो आप, वो खत्म ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भाई आज आपने खत्म कर ली फिर कल नहीं बचेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सोलर भी, विंड भी, आप ये सब कितना भी यूज कर लो, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल लगता है यूरेनियम और थोरियम, तो वो डिप्लीट होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई खत्म नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। और फिर उसको रिन्यू करने के लिए जो आपने फ्यूल यूज कर लिया उसको रिन्यू करने के लिए बहुत टाइम लगता है, हजारों साल लगते हैं। तो देखिए बच्चे कोशिश तो करेंगे लेकिन ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, उनको जब ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन दिखाई देता है तो वो उनको लगता है कि शायद यही आंसर होगा। ये आंसर नहीं है, आंसर इसका सी है। तो हिंदी और इंग्लिश वाले देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी करंट अफेयर स्टार्ट नहीं करी, मैं आपको कोशिश करता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है, आपको पता होना चाहिए। आपका माइंड सेट जब भी आप करंट अफेयर या किसी भी पोर्शन को पढ़ रहे हो तो आपका जो माइंड सेट है इस टाइप की चीजों को कैच करने के लिए बना हो। ठीक है कि भाई अच्छा ये पढ़ना है, यहाँ से पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं। इंक्रीजिंग इन द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, ऐसा तो नहीं है भाई कि जो फसल होती है फसल की उत्पादकता बढ़ रही है, फसल की उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, इवन घट रही है। क्योंकि जो यूवी रे होती है वो जब आती है तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन वाला पोर्शन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कम हो जाती है। तो ये तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, डिक्रीज इन द सी लेवल। देखिए ये बिल्कुल गलत दे रखा है, सी लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा, सी लेवल बढ़ रहा है। क्यों? जब आइस पिघलेगी, जो पोलर रीजन से आइस पिघलेगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से आइस मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है तो समुद्र का जो तल होता है वो बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ये वाला आंसर, डिक्रीज इन ह्यूमन डेथ डिक्रीज नहीं होती, बढ़ती है। अभी देखो लू चल रही है नॉर्थ इंडिया में, तो मतलब सी पे यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई लू में बाहर ना निकले, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाएगी जिसको भी लू लग गई। तो इस ये भी नहीं है, डिक्रीज नहीं होता ह्यूमन डेथ, इंक्रीज होती है। ह्यूमन डेथ और ज्यादा बढ़ जाती है, तो मानव की मृत्यु दर घटती नहीं है, बढ़ जाती है। तो ये भी नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सी लेवल बढ़ जाता है। तो इसका जो है डी आंसर है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। हो सकता है कम चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे। ये जो इसमें जो इंडिया की रैंक कितनी थी, कि इंडिया की जो रैंक थी वो 38 थी। इंडिया ने पिछले वाली जो रैंक है उससे इंप्रूव किया, पीछे जो रैंक थी इंडिया की वो 44 थी। तो इस बार मतलब इंडिया ऊपर की ओर आ गया। पहले यहाँ पर 44 थी तो अब इंडिया 38 प्लेस पर आ गया। ये करंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जब लॉजिस्टिक की बात हो रही है तो भाई इंडिया में क्यों ना बात कर ली जाए कि इंडिया का लॉजिस्टिक सिस्टम क्या है, कॉस्ट कितनी आती है, क्या इंडिया के अंदर भी कोई ऐसा इंडेक्स है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब यहाँ पर आता है इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया क्या कोई ऐसा लॉजिस्टिक मतलब इंडेक्स जारी करता है? हाँ बिल्कुल करता है। लॉजिस्टिक जिसका नाम है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स 2023 में जारी किया गया था, इसमें 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 कैटेगराइज किया गया है। एक तो ऐसा कैटेगराइज किया था
मतलब जो कोस्ट के पास के स्टेट हैं, और जो लैंडलॉक स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश लैंडलॉक और कोस्टल स्टेट जैसा आंध्र प्रदेश हो गया, ये एकदम सी से लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक ग्रुप ये हो गया, और फोर्थ स्टेट में ना यूनियन टेरिटरी। मतलब इसको चार, इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट है उनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चार कैटेगरी में फिर उसमें भी उनको सब क्लासिफाई किया गया, भाई अचीवर कौन है, फास्ट मूवर कौन है, एस्पायर्स कौन है। मतलब जिन्होंने जो अचीवर्स हैं, अचीवर्स का मतलब ये हो गया कि उन्होंने जो लॉजिस्टिक, ये जो लीड्स इंडेक्स है इसके अंदर काफी अच्छी लीड करी है। जैसे कोस्टल स्टेट है, कोस्टल स्टेट के जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब सी से लगे हुए रीजन है। तो इन स्टेट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिसने करी होगी उसको अचीवर में लिखा जाएगा, और जो अचीवर की ओर मूव करने के लिए अग्रसर है तो उनको फास्ट मूवर में, और जो एस्पायर्स हैं जो फास्ट मूवर की ओर बढ़ने वाले हैं तो उनको एस्पायर में रखा जाता है। तो आपको देखो याद, एक तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आयोग ये कैसे भी पूछ सकता है। एक तो आपको पता होना चाहिए जो कोस्टल रीजन में उसमें अचीवर में आंध्र प्रदेश की कैटेगरी में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। दूसरा लैंडलॉक के मामले में अचीवर में आता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपको अपने हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। देखिए लैंडलॉक की कैटेगरी में आएगा हिमाचल, और एस्पायर्स के उसमें आएगा 1 2 3। ऐसा पूछ सकता है क्या भाई, ये बताओ कि लैंडलॉक ग्रुप के अंदर हिमाचल कौन सी कैटेगरी में आता है, या फिर कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अचीवर्स, और फिर नॉर्थ ईस्ट में आसाम सबसे ऊपर है अचीवर में, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली, मतलब यहाँ पर चंडीगढ़ में सच में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। दिल्ली मतलब आसपास भी नहीं दिखाई देता जितना कि चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट। अब हमारे पास, क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स से बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है। मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट ये है कि मान लो कि आपने भाई हिमाचल प्रदेश में कोई, जैसे यहाँ पर पानी की बोतल बनती है और उसको इंपोर्ट करना है, लेट से केरला में करना है, क्योंकि केरला के अंदर जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो भाई आपको ले जाने में यहाँ पर मान लो आपने बोतल बनाई 10 रुपए की, ठीक है, और उसको ले जाने में यहाँ पर 14 रुपए से लेकर 18 रुपए का खर्चा आ गया। तो आप जरा जोड़ो कितना आ जाएगा कॉस्ट। तो मतलब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 28 रुपये का। तो कोई 28 रुपये की बोतल खरीदेगा, ठीक है, जबकि केरला के अंदर जो कंपनियां हैं वो उसको केवल 10 से 12 रुपए के रेट में बेच रही है। तो आपकी कोई बोतल क्यों खरीदेगा, ठीक है, मान लो 15 रुपए की बेच रहा है तो आपकी बोतल क्यों खरीदेगा वो। तो इसको कॉस्ट कम होना चाहिए। ये कॉस्ट इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, की ले जाने में कितनी कॉस्ट होती है। तो अभी तक कोई ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था ये 2022-23 का, तो इसमें 14 से 18, मतलब कि इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से लेकर 18% ऑफ द जीडीपी इतनी आती है। जीडीपी के उसके मामले में जीडीपी से कंपेरिजन अगर की जाए, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो पूरे ग्लोबल की है 108% ज्यादा है। तो ये मतलब इंडिया को जो है कम से कम बोला गया कि 7 से 10 के बीच में रखनी चाहिए ये लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए भारत सरकार को कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम आए। तो जब लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी आ रही है तो फिर भारत सरकार कर क्या रही है, क्या भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव चला रखे हैं? तो हम उन्हीं इनिशिएटिव की बात करेंगे। भारत सरकार ने पीएम गति शक्ति, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, और इस मास्टर प्लान को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च की है। तो ये ऐसा क्रोनोलॉजिकली आपने क्वेश्चन मैंने पीछे कराया कि कैसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोलता है वो। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है 2022 में इसको लॉन्च किया था। अब बात करते हैं हम कि पहले, अभी हो सकता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान दे दे, फिर उसके नीचे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दे दे, और मैं मतलब ऐसे पूछे क्रोनोलॉजिकली इसको ऑर्डर में लगाएं। तो जब आप इस ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, और इस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है। तो हम इस पॉलिसी के बारे में तो नहीं देखा, मैं डेट याद कर लेना, आपने देखे भी होंगे क्वेश्चन, तो अंदर से नहीं पूछा। यहाँ पर पीएम गति शक्ति में पूछा है उसने क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये पूछा है, ये पीएम गति शक्ति से क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए पीएम गति की शक्ति के बारे में। अब हम यहाँ पर ये 2023 का है भैया, ये कभी आप सोच रहे हो कि मैंने पुराना उठाया, 2023 का ही क्वेश्चन है ये।
अब जरा इसके बारे में देखते हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये इसके बारे में, मास्टर प्लान के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो मास्टर प्लान है ये क्या है कि ये एक प्राइम मिनिस्टर के पास 16 मिनिस्ट्री, जो अलग अलग 16 मिनिस्ट्री या उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट, रोड, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट्स और वाटरवेज, अगर इस टाइप का वो उन्होंने कोई प्रोग्राम चला रखा है इनको डेवलप करने के लिए, तो उसकी पूरी निगरानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेक करेंगे। पहले जैसे मान लो कि कोई प्लान है, वो उसको बोला है कि भाई 2025 तक कंप्लीट होगा, तो अब ऐसे नहीं बैठ सकते बस हम लोग की जी भैया 2020 से, ये मान लो कि 2020 से बन रहा है, 5 साल में पूरा नहीं, आपको हर स्टेज पे चेक करना पड़ेगा। 1 साल के बाद देखो भाई कहाँ तक, इन्होंने तो बोल दिया, कंपनी ने तो बोल दिया ठीक है हम 2025 तक बना कर दे देंगे आपको, लेकिन आपको बीच बीच में मैनेजमेंट भी तो चेक करना चाहिए उनका कि भाई क्या दिखाओ तो सही क्या चल रहा है क्या नहीं। हर स्टेज पर हर 6 महीने के बाद चेक करो भाई कितनी प्रोग्रेस हुई है। पता लगा कि 2025 में सीधे मिलना है और 2025 में प्रोडक्ट मतलब ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना नहीं है, तो सरकार इस पर हर स्टेज पर भाई स्टेज दिखाओ कि कौन सी स्टेज पर डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पर हर्डल आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर जी है वहां पर ये सारी चीजें देखते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एक ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक टाइप का मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठ के इसको देखते भी रहते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं कि भाई कौन सी स्टेज पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, स्टेज वाइज अप्रूवल भी करते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये 7 इंजन पर बेस है, क्वेश्चन भी पूछा था कौन कौन से, तो 7 इंजन कौन से, रोड, एयरपोर्ट, जो सागरमाला, भारत सागरमाला, वो जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चला रखा है, मास ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अगर इन पर ध्यान देते हैं तभी हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। अब हम जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में दे रखा है कि गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन देखिए लॉन्च कब किया गया था, जरा डेट यहाँ पर आप देखो, जरा डेट कौन सी डेट को है, 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन को पूछा है 2023 का, आप समझ गए हो ना, 2023 में क्वेश्चन पूछा है और लॉन्च इसको कब किया गया था, 2021 में। पिछले साल की तो मैं तो एक ही साल की करंट अफेयर बोलता हूँ, लेकिन आपको जो बहुत ज्यादा जैसे कि पीएम गति शक्ति बहुत ज्यादा अपने आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि भाई छोड़ो अब गया छोड़ो, नहीं करना है आपको। ये आयोग आप तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, आयोग रखते हुए नेग्लेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, पीएम गति जो पीएम शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ कॉमन अम्ब्रेला, इसका मतलब ये होगा ये जो पीएम शक्ति जो स्कीम है इसके अंदर ये कॉमन अम्ब्रेला है। कॉमन अम्ब्रेला का मतलब यहाँ पर बहुत सारी 16 मिनिस्ट्री के जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, इन सात से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निगरानी में उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विच प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैन बी प्लान एंड इम्प्लीमेंट, तो इनको प्लान किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आधे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा है, तो अकड़ बकड़ बम्बे वो कर डालते हैं। अब जानते हो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये इजी नहीं है, मॉडरेट नहीं है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। दूसरा गति शक्ति, दूसरा स्टेटमेंट, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन द 12 पिलर। 12 पिलर पर नहीं है भैया, 7 पिलर पर बेस है, यहाँ पर देख लेना जरा, 1 2 ये 7 पिलर है, इन पर बेस है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलती हो जाता है यहाँ पर, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ठीक है। देखो आंसर कौन सा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि यूपीएससी के लेवल का पेपर बनाया जाता है आयोग के द्वारा, हर कोई नहीं निकाल सकता है। अब ये कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में देखते हैं, एक तो इनके लोकेशन के बारे में देखते हैं कि भाई ये कहाँ, क्योंकि एक मैंने क्वेश्चन देखा था मुझे मिला नहीं वो, उसमें यही पूछा था कि ये मतलब ऐसा होता है कि इधर की साइड में इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, जैसे कॉफी बोर्ड का दे रखा था, टी बोर्ड का देखा था, अब इधर उनके हेडक्वार्टर थे कहाँ कहाँ पर, तो मैं वो पूछ रहा था मैच द फॉलोइंग कौन सा सही है वहाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर रिसर्च और ट्रेनिंग दी जाती है, तो यही बात याद रखना आपको, रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं इसमें। दूसरा सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसका जो हेडक्वार्टर वो भी दिल्ली के अंदर है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, देखिए इसको लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इस बॉडी को बनाया गया है, तो ये बात याद रखना, हो सकता है कि आयोग इधर उधर चला जाए लेफ्ट राइट। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, देखिए यहाँ भी वाइल्ड लाइफ लगा है, तो आप इसको याद रखना कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर इसको
1972 के अंदर बनाया गया है और इसका भी जो ऑफिस है वो दिल्ली में। अब देखिए ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए पिछले साल के, मैं आपको इसलिए क्वेश्चन कराता हूँ कि जिससे आपको पता हो कि आयोग का जो माइंड सेट है वो किस टाइप का है, करंट अफेयर आप कैसा अप्रोच करो। और टुच्ची करंट अफेयर, हर चीज की करंट अफेयर भी तैयार करनी अच्छी नहीं होती है, मतलब वो तैयार नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर अपने आप में उसका कोई मतलब एंड तो दिखाई नहीं देता है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ में और नई करंट अफेयर के साथ में।